हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम 250 क्वेश्चन हमारे कवर कर चुके हैं। अब आज की वीडियो में हम ये 251 से क्वेश्चन करेंगे। सो फ्रेंड्स, आप पिछले क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सर्च कर सकते हैं विनोद सर के नाम से, तो आपको चैनल मिल जाएगा। उसमें प्लेलिस्ट में आप जाकर बाकी के क्वेश्चन देख सकते हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है ना। सो फ्रेंड्स, चलिए आज का हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमें देखिए क्वेश्चन दिया गया है, खालिस्तान किसी व्यक्ति अथवा समूह की कलाकृतियाँ, संसाधन और उपलब्धियों का डिजिटल संग्रह है जो व्यक्तिगत ऑनलाइन स्थान निर्मित करते हैं। वे डिजिटल अधिगम प्लेटफॉर्म कहलाते हैं। ओके, तो इसका हमारा क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स। इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ई पोर्टफोलिया। ओके, तो फ्रेंड्स इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में हम यहाँ पे इसके महत्वपूर्ण बिंदु जो दिए हैं उनको देखते हैं। विभिन्न स्वरूपों की फाइल है। ओके, सेकंड है पाठ्यक्रमों, अध्ययन के कार्यक्रमों आदि से संबंधित साक्ष्य। तीसरा है लेखन नमूने। चौथा है कक्षा या पाठ्येतर गतिविधियों के लिए तैयार किए गए प्रोजेक्ट। और पांचवा है मूल्यांकन, विश्लेषण और सिफारिशें। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य चर्चा विकास मॉडल प्रतिरूप गैर तकनीकी गैर वैज्ञानिक मॉडल प्रतिरूप के अंतर्गत आता है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, मुक्त कक्ष मॉडल। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मुक्त कक्षा कक्ष मॉडल पाठ्य चर्चा विकास मॉडल प्रतिरूप गैर तकनीकी गैर वैज्ञानिक मॉडल के अंतर्गत आता है। मुक्त कक्षा कक्ष मॉडल एक छात्र केंद्रित दृष्टिकोण को संदर्भित करता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है 253। क्या बोल रहा है हमसे, तकनीकी वैज्ञानिक निर्देश मॉडल के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से पाठ्य चर्चा विकास निर्देश आते हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में हमें दिया है ए, डी और ई। ओके फ्रेंड्स, इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तकनीकी विज्ञान मॉडल हमें पाठ्य चर्चा को विस्तृत परिदृश्य में समझने में मदद करता है। इसके फलस्वरूप हम पाठ्य चर्चा को विभिन्न तत्वों वाली जटिल इकाई के रूप में देख सकते हैं। इसके विभिन्न तत्व परस्पर मिलकर एक सर्वनिष्ठ उद्देश्य को पूरा करते हैं और वह उद्देश्य है व्यक्तियों की शिक्षा। तकनीकी वैज्ञानिक उपगम पर आधारित निम्न मॉडल है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें हमारे मॉडल के नाम भी दिए गए हैं, टेलर मॉडल, डावा मॉडल, सेलर और अलेक्जेंडर मॉडल, गुडलेड मॉडल, हनकिंस का विकास मॉडल और गिलर सेलर मॉडल। ओके फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, अधिगमकर्ता और शिक्षक अतुल्य कालिक अंतरक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किन उपकरणों को प्रयुक्त करते हैं। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, केवल बी, सी और डी। ओके फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे इसके दिया गया है पूरी व्याख्या हमको, तो हम यहाँ पे इसका मेन पॉइंट देखते हैं जिसमें ये चर्चा बोर्ड, इसका उपयोग पाठ्यक्रम विषय वस्तु के बारे में सहयोग, वाद विवाद और चर्चा के लिए किया जाता है। और ब्लॉग, इसका उपयोग शिक्षकों द्वारा छात्रों के साथ अध्ययन सामग्री और नोट्स साझा करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, शिक्षण की अनुदेशात्मक अभिकल्प मॉडल एसुअर में अक्षर आर किसके लिए आता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिगमकर्ता प्रतिभागिता की अपेक्षा आवश्यकता। ओके फ्रेंड्स, तो हम इसकी व्याख्या आपको दी गई है फ्रेंड्स, आप इसकी व्याख्या को अच्छे से पढ़ सकते हैं और इनके फुल फॉर्म आप याद कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है, सहयोगात्मक अधिगम कि किस विधि में विद्यार्थियों में श्रवण कौशल विकसित करना मुख्य प्रयोजन है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिश बाउल रणनीति। ओके फ्रेंड्स, इसकी एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। एक्सप्लेनेशन हमसे क्या बोलता है, फिश बाउल रणनीति का एक सहयोगात्मक अधिगम का भाग है। इस विधि में विद्यार्थियों में श्रवण कौशल विकसित करना मुख्य प्रयोजन है। फिश बाउल एक आकर्षक एवं छात्र केंद्रित रणनीति है जो छात्रों में समूह चर्चा कौशल
विकसित करते हुए जटिल पाठों की समझ भी विकसित करती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा शिक्षण के अध्यापक तैयारी हेतु प्रौद्योगिकी के एकीकरण के PICRAT मॉडल में PIC का पूरा नाम है। तो इसका पूरा नाम हमारा दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, निष्क्रिय अनुक्रियात्मक सृजनात्मक। ओके फ्रेंड्स, इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है हमको। कक्षा शिक्षण के अध्यापक तैयारी हेतु प्रौद्योगिकी के एकीकरण के PICRAT मॉडल में PIC का पूरा नाम है निष्क्रिय अनुक्रियात्मक सृजनात्मक। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। अधिगम में निम्नलिखित में से कौन सी आधार सामग्रियों स्किनर और क्राउडर के सिद्धांत पर आधारित अभिक्रमित अनुदेशन की तकनीकी का प्रयोग करती हैं। सो फ्रेंड्स, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल बी और सी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। केवल बी और सी कथन सत्य हमारा। अधिगम के स्किनर और क्राउडर के सिद्धांत पर आधारित अभिक्रियात्मक अनुदेशन की तकनीकी निम्न है। फर्स्ट हमारा दिया गया है श्रृंखलित अभिक्रम आधारित सामग्री और सेकेंड हमें दिया गया है रेखीय अभिक्रम आधारित सामग्री। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है। रचनावादी उपगम में शिक्षण अधिगम क्रियाकलापों को सुनिश्चित करने हेतु सही क्रम की पहचान कीजिए। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। संलिप्तीकरण, अन्वेषण, व्याख्या, मूल्यांकन एवं विस्तारण। ओके फ्रेंड्स, इसका यहाँ पे हम देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। तो एक्सप्लेनेशन में हमारे ये महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसका वीडियो को पॉज करके आप इसको आराम से रीड कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। हमें दो कथन दिए गए हैं साथियों। पहला है हमारा अभिकथन ए और दूसरा है हमारा आर। तो देखिए इसमें आर ए जो दिया है वो आर इसकी ए की व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है, हमको ये बताना है। तो अभिकथन ए में क्या दिया गया है। अभिकथन अधिगम परिणामों को इष्टतम बनाने के लिए शिक्षण अवधि में ICT का अनुप्रयोग सुसंगत होता है। और कारण आर, शिक्षण अवधि में अधिगम परिणाम ICT के अनुप्रयोग पर निर्भर होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कथन ए सत्य है किंतु कथन आर गलत है। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ICT का प्रयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आधुनिकीकरण कर देता है, जैसे नए शिक्षण उपकरण, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इत्यादि उपलब्ध कराकर, किंतु अधिगम परिणाम इस पर निर्भर नहीं होते। कई ऐसी संस्थाएं जो बिना ICT के प्रयोग के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को संचालित कर रही हैं तथा वह प्रभावी भी हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है कि शिक्षण की किन विधियों में ICT समर्थन निहित है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, MOOCs MOOCs। ओके, तो इसका हमारा एक्सप्लेनेशन देखते हैं फ्रेंड्स। तो MOOCs MOOCs एक शिक्षक अधिगम प्रक्रिया की ऑनलाइन व्यवस्था है जिसमें तकनीकी की आवश्यकता होती है, अतः शिक्षण की इस विधि में ICT समर्थन निहित है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं हमको। कथन फर्स्ट है ICT आधारित शिक्षण सहायता प्रणाली में अधिगम परिणामों को इष्टतम बनाने की संभावना होती है। कथन सेकंड, नवीनतम शोधों से यह प्रकाश में आया है कि सामाजिक सामर्थ्य से संबंधित कारक केवल संज्ञानात्मक प्रज्ञा की तुलना में अधिगम के लिए अधिक योगदान करते हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सही हैं। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं फ्रेंड्स। दोनों कथन हमारे सही हैं। ICT आधारित शिक्षण सहायक प्रणाली तकनीकी की सहायता से अधिगम परिणामों को इष्टतम बनाने में सहायता करती है। और सेकेंड है ICT के सहयोग से सामाजिक सामर्थ्य से संबंधित कारक केवल संज्ञानात्मक प्रज्ञा की तुलना में अधिगम के लिए अधिक योगदान करते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमें दिया मूल्यांकन प्रणालियाँ। तो मूल्यांकन प्रणालियाँ में हमारा क्वेश्चन देखते हैं। मूल्यांकन व्यवस्थाओं की प्रक्रिया के आलोक में निम्नलिखित को सही क्रम में रखें। तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, है ना। इसमें देखते हैं फ्रेंड्स, हम यहाँ पे देखिए
हमारा सही क्रम में देखते हैं। फर्स्ट में आएगा उद्देश्यों और क्राइटेरिया को स्थापित करता है, और सेकंड है मापन उपकरणों का विकास और उपयोग, और थर्ड है तथ्य की व्याख्या, और फोर्थ है निर्णयों की प्रतिपादन और उचित कार्यवाही करना। ओके फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमको, कक्ष परीक्षण करने के लिए परीक्षण की लंबाई अवधि भिन्न होगी जो निर्भर करेगी। तो इसमें हमारा आएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा राइट आंसर होगा। ओके 1, 2, 4 और 5। ओके फ्रेंड्स, तो हम इसको यहाँ से समझते हैं। देखिए फर्स्ट पे हमें दिया गया परीक्षण का उद्देश्य, सेकंड है प्रयुक्त मतों के प्रकार, थर्ड है परीक्षण किए गए विद्यार्थियों की आयु और योग्यता, फोर्थ है हमारा अनुदेशात्मक उद्देश्य जिसका परीक्षण किया गया हो, और फिफ्थ है परीक्षा देने वालों का IQ स्तर, और सिक्स्थ है परीक्षा देने वाले का की विषय के प्रति ज्ञान। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया मापन से प्राप्त विशिष्ट निष्कर्षों की उपयुक्तता, सार्थकता और उपयोगिता को कहा जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा वैधता। ओके फ्रेंड्स, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए व्याख्या में इसका दिया गया है हमारा, यहाँ से देखते हैं, शैक्षणिक और मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण के मानक और सत्यापन के लिए माइकल टी केन के तर्क आधारित दृष्टिकोण वैधता परीक्षण सिद्धांत है, और ये 1925 तक वैध था। ओके फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी छात्र के प्रदर्शन की उसके पूर्व प्रदर्शन से तुलना करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्वमानक आकलन। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसमें हमारा देखिए इस विधि द्वारा मापन को केटिल ने स्पेसिटिव मापन कहा है। स्पेसिटिव मापन में एक प्रमुख अंतर्निहित धारणा यह है कि जो एक विकल्प सबसे अधिक सत्य होगा उसे अधिक सकारात्मक माना जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधिदेशात्मक साक्षात्कार प्रणाली में व्यक्तिगत विकास के चरणों के सही क्रम की पहचान कीजिए। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CADVE। ओके फ्रेंड्स, सो यहाँ पे देखते हैं हम, पहला आएगा हमारा फर्स्ट पे संवेदना का निर्वोचन, सेकंड पे आएगा हमारा अंतर्दृष्टि का विकास, थर्ड पे आएगा क्रिया, और फोर्थ पे आएगा समाकलन, और फिफ्थ पे आएगा नवीन अभिन्यास। ओके फ्रेंड्स, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, निष्पादन प्रशिक्षण विकसित करने में निम्नलिखित कदम सम्मिलित हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे फर्स्ट में कौन सा आएगा, फर्स्ट पे हमारा आएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशिक्षण की जाने वाली योग्यताओं को निर्धारित करने के लिए कार्य विश्लेषण करना, सेकेंड है प्रशिक्षण निर्धारण प्रपत्र विकसित करना, और थर्ड है एक प्रकार की कार्य प्रतिचयन योजना विकसित करना, और फोर्थ है हमारा एक प्रशासनिक फॉर्मेट विकसित करना, और बी है हमारा अंतिम प्रपत्र विकसित करने से पूर्व प्रशिक्षण मतों को आज माना। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स हमको, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1, कक्षा मूल्यांकन में शिक्षक को ज्ञात होता है कि विद्यार्थी के अंकों का वितरण सकारात्मक रूप से विषम है, अतः अंकों का माध्यिका से अधिक होगा और माध्यिका मान बहुलक से अधिक होगा। ओके, कथन सेकंड है, जब विद्यार्थियों के अंकों का विवरण सामान्य पाया जाता है तो केंद्रीय प्रवृत्ति के सभी तीनों का मान एक ही होते हैं। तो उपयुक्त कथन में से हमको बताना सही कौन सा है। तो हमारा कथन ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। कथन फर्स्ट और कथन सेकंड हमारे दोनों सही हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या, कक्षा के मूल्यांकन में छात्रों के अंकों का वितरण सकारात्मक रूप से समान नहीं होता है, जिसका अर्थ है सममित आवृत्ति वृत्त नहीं बन सकता है, अतः मध्यिका बहुलक। किंतु यदि आवृत्ति विस्तार से सममित आवृत्ति वृत्त बनाता है तो मध्यिका और बहुलक समान होंगे। ओके फ्रेंड्स, नीचे हमें दो कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट है, इष्टतम निष्पादन प्रशिक्षण परीक्षार्थियों के ज्ञान एवं उसकी योग्यता की चरम सीमा के आकलन हेतु अभिकल्पित होते हैं, और कथन सेकंड है हमारा, विशिष्ट उत्तर प्रशिक्षण परीक्षार्थियों के व्यवहार एवं अभिलक्षणों के मापन हेतु अभिकल्पित होते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
ए कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों ही हमारे सही हैं। तो फ्रेंड्स इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या इसका इष्टतम निष्पादन परीक्षण किसी परीक्षार्थी की योजना और ज्ञान को अधिकतम प्रयास द्वारा प्रभावी रूप से निष्पादित करता है, जबकि विशिष्ट उत्तर प्रशिक्षण परीक्षार्थियों ने नियमित रूप से व्यवहार एवं अभिलक्षणों को निष्पादित करता है। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। तो इसमें देखिए हम यहाँ इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा, देखिए निर्माणात्मक मूल्यांकन। इसके प्रयोग का प्रयोजन सुधार की गुंजाइश और संभाव्यता की पहचान करने के लिए होता है। और संगठनात्मक मूल्यांकन, इसका प्रयोजन अधिगम स्तर आंकना होता है। ओके, सेकेंड है इसका हमारा सी नंबर का निकष संदर्भित प्रशिक्षण। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड अधिपत्य सूचक मानक। ओके, डी नंबर का दिया है हमें मानक संदर्भित प्रशिक्षण। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा रिपोर्टिंग के लिए प्रतिशतता आधारित रैंक और मानक प्राप्तांक का प्रयोग किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित सूची में से ऐसे परीक्षणों को चिन्हित कीजिए जो शोध के संदर्भ में इष्टतम कार्य निष्पादन प्रशिक्षण की कोटि में आते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, ई और एफ। ओके फ्रेंड्स, इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। शोध कार्य के अंतर्गत प्रयोग किए जाने वाले उपलब्धि प्रशिक्षण, बुद्धि प्रशिक्षण एवं अभिरुचि प्रशिक्षण ऐसे प्रशिक्षण की श्रेणी में सम्मिलित हैं जो शोध के संदर्भ में इष्टतम कार्य निष्पादन प्रशिक्षण की कोटि में आते हैं। उपलब्धि प्रशिक्षण के माध्यम से छात्र द्वारा ग्रहण किए हुए ज्ञान का अथवा किसी कौशल में निपुणता का मापन किया जाता है। बुद्धि प्रशिक्षण का तात्पर्य उन प्रशिक्षणों से है जो बुद्धि लब्धि के रूप में केवल एक अंक के माध्यम से व्यक्ति की सामान्य बौद्धिक एवं उसमें विद्यमान विभिन्न विशिष्ट योग्यताओं के संबंध को इंगित करता है। इन प्रशिक्षणों द्वारा शक्ति के सम्मुख विभिन्न कार्यों को प्रस्तुत किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक विश्वविद्यालय शिक्षक किसी बाहरी प्रशिक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित स्वतंत्र मूल्यांकन में विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में विद्यार्थियों के आकांक्षा स्तर का प्रभाव उनके शैक्षणिक निष्पादन पर अध्ययन करने की योजना बनाता है। तो इस अध्ययन में आश्रित चर क्या है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों का शैक्षणिक निष्पादन। ओके फ्रेंड्स, इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक विश्वविद्यालय शिक्षक किसी बाहरी प्रशिक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित स्वतंत्र मूल्यांकन में विद्यार्थियों के सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में विद्यार्थियों की आकांक्षा स्तर का प्रभाव उनके शैक्षणिक निष्पादन पर अध्ययन करने की योजना बनाता है। तो इस अध्ययन में आश्रित चर विद्यार्थियों का शैक्षणिक निष्पादन है, जबकि आकांक्षा स्तर का प्रभाव इस अध्ययन का स्वतंत्र चर है। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है हमें। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मूल्यांकन के तत्व और प्रकार। तो इसमें हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, नीचे हमें दो कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट, आकलन अधिगम को प्रेरित करता है, और कथन सेकंड, रचनात्मक आकलनों में प्रतिपुष्टि देने की आवश्यकता नहीं है। ओके फ्रेंड्स, इसका हमारा राइट आंसर देखते हैं। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कथन फर्स्ट सही है लेकिन कथन सेकंड हमारा गलत है। ओके फ्रेंड्स, इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो इसमें हमारा दिया गया है आकलन छात्रों के अधिगम और विकास के बारे में अनुमान लगाने का व्यवस्थित आधार है। यह छात्रों के अधिगम और विकास को बढ़ाने के लिए जानकारी को परिभाषित करने, चयन करने, डिजाइन करने, एकत्रित करने, विश्लेषण करने, व्याख्या करने और उपयोग करने की प्रक्रिया है। अतः आकलन अधिगम को प्रेरित करता है। संरचनात्मक मूल्यांकन एक नियोजित सतत आकलन प्रक्रिया है जिसका उपयोग सभी छात्रों और शिक्षकों द्वारा सीखने और सिखाने के दौरान किया जाता है ताकि छात्रों के लिए अधिगम संबंधी साक्ष्यों का प्रयोग किया जा सके तथा अनुशासनात्मक तरीके से सुधार किया जा सके। इस छात्रों को स्वनिर्देशित होने में सहायता मिलती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम हमारा 275। तो इसमें हमें क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से प्रशिक्षण के सामान्य मानदंड कौन से हैं? तो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए, सी, डी और ई। ओके फ्रेंड्स, इसके हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट में हमें दिया गया है प्रशासनिक स्थिति, सेकंड समय सीमा, और थर्ड हमें प्रश्नों की प्रकृति, और फोर्थ हमें दिया गया है अंक आवंटन। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फिर से दो कथन दिए गए हैं। इसमें से हमें कथन फर्स्ट दिया है, यदि किसी वितरण में कुछ अत्यधिक प्राप्तांक हैं
तो बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वाधिक उपयुक्त माप होगा। और कथन सेकंड दिया है माध्य विचलन बटन प्रकीर्णन का सर्वाधिक समुन्नत माप हो। तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों ही हमारे आ सकते हैं। ओके, इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं फ्रेंड्स। कथन फर्स्ट दिया है हमें, यदि किसी वितरण में कुछ अत्यधिक प्राप्तांक है तो बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति का समुन्नत माप हो सकता है, उपयुक्त नहीं। ओके, सेकंड में हमें दिया गया है मध्य विचलन बाटन प्रकीर्ण का सर्वाधिक उपयुक्त माप है। ओके फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आदर्श मूल्यांकन की निम्नलिखित में से कौन कौन सी विशिष्टताएं हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा, केवल ए, बी और सी। तो इसमें हमारी एक्सप्लेनेशन देखते हैं फ्रेंड्स। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट दिया है विश्वसनीयता, वैधता और व्यापकता। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम हमारा। मूल्यांकन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कथन निर्माणात्मक मूल्यांकन को सर्वोत्तम ढंग से वर्णित करता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। शिक्षक कक्षा में ही विद्यार्थियों के संदेह का निवारण करता है। सो फ्रेंड्स, इसकी हमारी एक्सप्लेनेशन दी गई है, तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। मूल्यांकन शिक्षार्थियों की क्षमताओं का आकलन करने, प्रदर्शन करने का विश्लेषण करने और गुण दोषों का विवेचन करने, प्रत्येक शिक्षार्थियों को उचित प्रतिक्रिया प्रदान करने और उन्हें प्रगति करने में मदद करने का एक व्यवस्थित तरीका है। यह मात्रात्मक एवं निर्माणात्मक दोनों होता है। निर्माणात्मक मूल्यांकन में शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ही कक्षाओं में विद्यार्थियों के संदेह का निवारण करता है, छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करता है जिसमें सुधार की आवश्यकता होती है, जबकि योगात्मक मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बाद पाठ्यक्रम के अंत में किया जाता है। इसमें एक छात्र की उपलब्धि का औपचारिक प्रशिक्षण शामिल है, उदाहरण के लिए स्कूलों में वार्षिक, अर्धवार्षिक परीक्षाएं। ओके फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलनात्मक पद्धतियों में संकलनात्मक आकलन का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। शिक्षक पाठ्यक्रम का कार्य पूरा होने बाद ग्रेड्स प्रदान करता है। ओके, इसकी हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं फ्रेंड्स। इसकी एक्सप्लेनेशन हमें दी गई है। शिक्षा पाठ्यक्रम का कार्य पूरा होने के बाद ग्रेड्स प्रदान करना आकलनात्मक पद्धतियों में संकलनात्मक आकलन का सर्वोत्तम वर्णन करता है। यह एक शैक्षणिक कार्यक्रम के अंत में प्रतिनिधियों का मूल्यांकन होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोर्टफोलियो मूल्यांकन में शामिल है, तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल सी, डी और ई। ओके फ्रेंड्स, तो इसके हम पॉइंट्स देख लेते हैं कि एक्सप्लेनेशन के द्वारा समझते हैं इसको। इसका फर्स्ट पॉइंट दिया गया है विद्यार्थियों को उनकी प्रगति के मूल्यांकन में तथा जारी अधिगम लक्ष्यों को स्थापित करने में शामिल करना। सेकेंड है अधिगम के संदर्भ में भावों पर चिंतन करने के लिए विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करना। और थर्ड है हमारा मूल्यांकन एवं शिक्षण का अधिगम से संबंध करना। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमको वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में अनुप्रयुक्त होने वाली कौशल एवं अभिक्षमताओं का प्रशिक्षण निम्नलिखित में से किस मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रामाणिक मूल्यांकन। ओके फ्रेंड्स, तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में अनुप्रयुक्त होने वाली कौशल एवं अभिक्षमताओं का प्रशिक्षण प्रामाणिक मूल्यांकन द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है मूल्यांकन प्रणाली के नवाचारी उपगम का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समकक्ष मूल्यांकन। ओके फ्रेंड्स, इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है हमारा समकक्ष मूल्यांकन प्रणाली के नवाचारी उपगम का उदाहरण है समकक्ष मूल्यांकन एक प्रभावी सहयोगात्मक शिक्षण रणनीति है जो छात्रों को समूह कार्य में सहकर्मियों द्वारा किए गए योगदान पर विचार करने के लिए कहती है। इस मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों को उनके स्वयं के काम को समझने में मदद करना और प्रतिपुष्टि देने और प्राप्त करने के माध्यम से वे कैसे सुधार कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है हमको। तो इसका हमारा राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं फ्रेंड्स हम। फर्स्ट में हमें दिया है मूल्यांकन के प्रकार और सेकेंड में हमें दिया गया है मूल्यांकन के लिए मुख्य विषय। ओके, ए नंबर पर हमें दिया है कार्यक्रम, हस्तक्षेप, योजना, मूल्यांकन और इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा किसी कार्यक्रम, हस्तक्षेप की आवश्यकता। ओके, बी नंबर
पे हमें दिया गया है प्रक्रिया निगरानी मूल्यांकन, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेवा प्रदायगी की दक्षता। ओके, सी नंबर पे हमें दिया है प्रभाव परिणाम मूल्यांकन, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा किसी कार्यक्रम हस्तक्षेप की प्रभाविता। ओके फ्रेंड्स, तो डी नंबर पे डी हमें दिया गया है लागत प्रभावी मूल्यांकन, सेवा प्रदान करने की लागत। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम हमारा मापन की निम्नलिखित माप नियों को सबसे अधिक सरल से सबसे अधिक विकसित के क्रम में रखें, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी VADC। तो फ्रेंड्स इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। फर्स्ट दिया है हमें नामिक, सेकंड दिया है क्रमिक, और थर्ड दिया है अंतराल, और फोर्थ दिया है अनुपात। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है अधिराम एक विशेष विषय में कुछ संकल्पनाओं को समझने में समर्थ नहीं है और वह विषय में सतत रूप से निम्न कार्य निष्पादन कर रहा है, तो उसकी कठिनाइयों के कारणों को पता लगाने हेतु कौन सा मूल्यांकन परीक्षण संचालित करना होगा। तो फ्रेंड्स इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी निदानात्मक मूल्यांकन। ओके फ्रेंड्स, इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। निदानिक मूल्यांकन का अर्थ है सीखने के दौरान छात्रों की कठिनाइयों का निदान या पता लगाना तथा समस्या का सटीक आकलन करना। यह मूल्यांकन छात्रों को उनके कमज़ोर बिंदुओं को जानने में मदद करता है। इससे उन्हें यह समझने में और मदद मिलेगी कि उन्हें किस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, निर्माणात्मक मूल्यांकन की विविध प्रमुख विशेषताएं क्या है, तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केवल A, B और C। तो इसमें हम यहाँ से समझ लेते हैं व्याख्या के द्वारा फ्रेंड्स, ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया गया है हमें, यह शिक्षार्थियों की अधिगम दक्षता बढ़ाने में मदद करता है। सेकेंड है यह शिक्षार्थियों को अधिगम में सक्रिय और सतत रूप से संलग्न करने में सहायता करता है। और हमारा थर्ड है यह शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण रणनीतियों के प्रयोग के लिए अध्यापकों को प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है निम्नलिखित में से प्रामाणिक मूल्यांकन के उदाहरण हैं, तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर बी और सी। तो वी और डी हमारा राइट आंसर है और सी और डी। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन। छात्रों के स्व मूल्यांकन पोर्टफोलियो और प्रदर्शनियाँ प्रामाणिक मूल्यांकन के उदाहरण है। प्रामाणिक मूल्यांकन छात्रों के सीखने का मूल्यांकन करने की एक विधि है जो मानकीकृत प्रशिक्षणों या चेकलिस्ट का उपयोग नहीं करता है, बल्कि कार्य और असाइनमेंट जो वास्तविक दुनिया की स्थितियों और समस्याओं की नकल करते हैं। मापने का एक तरीका है कि छात्र विभिन्न संदर्भों और परिदृश्यों में अपने ज्ञान और कौशल को कितनी अच्छी तरह लागू कर सकते हैं और उन्हें साक्ष्य के आधार पर सार्थक प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमको मूल्यांकन का प्रकार जो विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को भी प्रतिपुष्टित देता है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रचनात्मक मूल्यांकन। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं फ्रेंड्स। मूल्यांकन का प्रकार जो विद्यार्थियों और शिक्षकों को भी प्रतिपुष्टि देता है। रचनात्मक मूल्यांकन है। रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों की प्रगति में सुधार हेतु शिक्षण और अधिगम दोनों प्रक्रियाओं को संदर्भित करना है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है मुख्यतः सीमित उत्तर वाले प्रश्नों को पूछने का तरीका जो लोगों को नियामक मानदंडों के प्रशिक्षण के संबंध में प्रयुक्त किया जाता है, उसे इस रूप में जाना जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शब्द चित्र तकनीकी। ओके फ्रेंड्स, इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। मुख्यतः सीमित उत्तर वाले प्रश्नों को पूछने का तरीका जो लोगों को नियामक मानदंडों के प्रशिक्षण के रूप संबंध में प्रयुक्त किया जाता है, उस शब्द चित्र तकनीकी रूप से जाना जाता है। यह तकनीकी मानसिक प्रक्रिया को समझने में मदद करता है जो निरीक्षण और शास्त्रीय प्रयोग से भी समझना मुश्किल है, लेकिन यह रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होने वाले कार्यों या प्रोत्साहन से अलग हो सकता है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको दो कथन दिए गए हैं। फर्स्ट कथन हमसे बोल रहा है कि विशेषकर आरंभिक प्राथमिक ग्रेड के आगे अधिगम का कक्षा
आकलन अधिकांश अन्य रूप से कागज और कलम परीक्षा पर आधारित है, जो प्रत्यक्ष रूप से मापने के इस स्थान पर संकेत करता है कि बच्चों ने क्या सीखा। कथन सेकेंड है, प्रामाणिक परीक्षा में शिक्षार्थियों से अपने कौशल और व्यवहार का उस प्रकार प्रदर्शन करने के लिए नहीं कहा जा सकता जैसे वे कक्षा से बाहर की वास्तविक दुनिया में करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। कथन हमारा पहला सही है किंतु कथन सेकंड हमारा गलत है। ओके, इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं फ्रेंड्स। हम इसकी एक्सप्लेनेशन दी हमको। कथन फर्स्ट सही है। इसके अंतर्गत कहे गए कथन में बच्चों के मूल्यांकन की एक विधि को दर्शाया गया है, जिसमें आरंभिक प्राथमिक ग्रेडों के आगे अधिगम का कक्षागत आकलन कागज और कलम परीक्षा पर आधारित होता है। और कथन सेकंड गलत है, क्योंकि प्रामाणिक परीक्षा में वास्तविकता पर आधारित कौशल और व्यवहार का प्रदर्शन कराकर उसका मूल्यांकन किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सॉरी फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। एक विद्यार्थी की गुणवत्ता निर्धारण के लिए मानदंडों को दर्शाने वाली चिन्हांकन सूची या निर्धारण का क्या नाम है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा रूब्रिक्स। ओके फ्रेंड्स, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में हम यहाँ से देखते हैं इसके कितने दो प्रकार होते हैं फ्रेंड्स। एक होता है समग्र रूब्रिक्स और सेकंड होता है विश्लेषणात्मक रूब्रिक्स। विद्यार्थी के गुणवत्ता निर्धारण के लिए मानदंडों को दर्शाने वाली सूची रूब्रिक्स ही है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमको। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट दिया गया है हमारा, विद्यार्थियों के नियम संदर्भित परीक्षण में प्रशिक्षण आंकड़े विद्यार्थियों के स्थान या श्रेणी को निर्धारित करने में हमारी सहायता करता है। और कथन सेकेंड है, निकष संदर्भित प्रशिक्षण में प्रशिक्षण आंकड़े एक छात्र की निपुणता के स्तर को बताते हैं। तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। कथन फर्स्ट और कथन सेकेंड दोनों हमारे सत्य हैं। ओके, इसकी चलिए फ्रेंड्स इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक मानक संदर्भित परीक्षा में शिक्षार्थी की उपलब्धि का मापन किसी मानक के आधार पर किया जाता है। छात्रों की परीक्षा कराने से पहले एक मानक तैयार किया जा सकते हैं। एक निष्कर्ष संदर्भित प्रशिक्षण में शिक्षार्थी की उपलब्धि का मापन किसी निष्कर्ष के आधार पर किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक अभिकथन है और तो अभिकथन ए निर्माणात्मक आकलन प्रक्रिया है जो अधिगम से संबंधित है और उसमें प्रेरणा और कार्य स्तरों को बढ़ाने में निर्देशित होती है। कारण हमें आर दिया गया है। निर्माणात्मक आकलन का प्रयोजन अधिगम परिणामों की गुणवत्ता में सुधार लाना है। उपरोक्त कथन में से हमें बताना कौन सा हमारा सही है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों हमारे सही हैं। आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। सो फ्रेंड्स, चलिए हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसमें दिया गया अभिकथन निर्माणात्मक आकलन प्रक्रिया है जो अधिगम से संबंधित है और उसमें प्रेरणा और कार्य स्तरों को बढ़ाने में निर्देशित होती है। सत्य है तथा इस संदर्भ में दिया गया कारण निर्माणात्मक आकलन का प्रयोजन अग्रिम परिणामों की गुणवत्ता में सुधार लाना है भी सत्य है। यह इसकी सही व्याख्या करता है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है। कथन फर्स्ट दिया है, उपलब्धि और अभिक्षमता प्रशिक्षणों को परीक्षार्थियों के ज्ञान और उसकी क्षमता की ऊपरी सीमा का आकलन करने की दृष्टिगत तैयार किया जाता है। कथन सेकेंड है, वस्तुनिष्ठ व्यक्तित्व प्रशिक्षण और प्रक्षेपीय व्यक्तित्व प्रशिक्षण परीक्षार्थियों के विशिष्ट व्यवहार व गुण की माप करने के प्रयोजन से तैयार किए जाते हैं। तो उपरोक्त कथन में से हमारा कौन सा सही होगा। तो इसमें हमें सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। कथन फर्स्ट और कथन सेकेंड दोनों हमारे सही हैं। ओके फ्रेंड्स, इसकी हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं।
देखते हैं तो इसमें दिया गया है, यहाँ से देखते हैं वास्तुनिष्ठ व्यक्तित्व प्रशिक्षण और प्रक्षेपीय व्यक्तित्व प्रशिक्षण परीक्षार्थियों के विशिष्ट व्यवहार व गुण का माप करने के लिए प्रयोजन से तैयार किए जाते हैं। यह व्यक्तियों के गुण एवं व्यवहारों का उपयुक्त आकलन करने में सक्षम है। रोसाइंक ब्लॉक टेस्ट TAT SAT भाटिया बैटरी परीक्षण इसके उदाहरण हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें? नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में हमें दिया गया है मूल्य विकास के चरण और प्रतिफल। तो हमें चरण 1 दिया गया है। चरण 1 का आएगा आमंत्रण के माध्यम से मूल्य संग्रहण। ओके, बी होगा हमारा चरण सेकेंड। तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा आंतरिक मूल्यांकन। ओके फ्रेंड, चरण 3 दिया है हमें मूल्यांकन मूल्य संबंधी स्पष्टीकरण। चरण 4 दिया है, इसका आंसर हो जाएगा मूल्य समेकन। ओके फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहले फर्स्ट 2 4 और 3। ओके फ्रेंड्स, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विश्वविद्यालय शिक्षक अपने छात्रों के संकलनात्मक मूल्यांकन हेतु स्वनिर्मित प्रशिक्षण का आयोजन करता है। छात्रों के अंकों का वितरण धनात्मक रूप से विषमताकार पाया गया है। इस परीक्षण में कठिनाई स्तर के बारे में उसे क्या अनुमान लगाना चाहिए? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छात्रों के लिए प्रशिक्षण कठिनाई है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? किसी कॉलेज में एक शिक्षक ने अपने छात्रों के निष्पादन को सूचित करने के लिए आयोजित इकाई प्रशिक्षण में पेंसेटाइल अनुपस्थिति प्रदान की है। यह किस प्रकार की मूल्यांकन प्रक्रिया कहलाती है? तो इसमें आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा मानक संदर्भित। ओके फ्रेंड्स, इसकी हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मानक संदर्भित प्रशिक्षण का उद्देश्य यह है कि छात्रों की उपलब्धियों की तुलना अन्य छात्रों की उपलब्धि से करना है। यह छात्रों की संप्राप्ति को किसी ज्ञात समूह के अन्य छात्रों के सापेक्षिक स्थिति के रूप में व्यक्त करता है। इसमें प्राप्तांकों की व्याख्या उस परीक्षण में मानक के आधार पर किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 298। संकलनात्मक प्रशिक्षणों के आधार पर एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों के निष्पादन व्यवहार को उसमें अभिव्यक्त सुस्थित जीवन शैली के संदर्भ में व्याख्यायित्व करता है, इसे कहा जाएगा। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, निकष संदर्भित परीक्षण। ओके फ्रेंड्स, इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन दी गई है, निकष संदर्भित परीक्षण के अंतर्गत छात्रों की संप्राप्ति का मापन किया जाता है तथा प्रत्येक छात्र की तुलना किसी विशिष्ट मानदंडों पर रखकर की जाती है। इसी के आधार पर एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को निष्पादन व्यवहार को उसमें अभिव्यक्त सुस्थित जीवन शैली के संदर्भ में व्यवस्थित कर पाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें फिर से 2 कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट दे रहा है वैधता के लिए विश्वसनीयता आवश्यक है किंतु पर्याप्त नहीं। कथन सेकंड दिया है मूल्यांकन उपकरणों के लिए वैधता एक पूर्ण रूपेण आवश्यक या अनावश्यक अवधारणा न होकर एक अभिक्षिणक की तरह पाई जाती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा। कथन फर्स्ट और कथन सेकंड हमारे दोनों सही हैं। ओके फ्रेंड्स, इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। विश्वसनीयता एक ही विधि द्वारा बार बार एक ही परिणाम आने के बारे में है, किंतु वैधता यह बताने के बारे में है कि किसी विधि द्वारा परिणाम कितना सही आया है। उच्च विश्वसनीयता यह दर्शाती है कि वह विधि मूल्यांकन उपकरणों में वैध है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ओके, तो पहला हमें दिया गया है परीक्षा पुनः परीक्षा विधि। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2 विभिन्न सत्रों में एक ही समूह के लिए एक ही परीक्षा प्रदर्शित करना। ओके, बी नंबर में दिया है वैकल्पिक परीक्षा विधि। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 2 विभिन्न सत्रों में एक ही समूह के लिए परीक्षा के 2 प्रारूपों को प्रशासित करना। ऑप्शन सी
अर्थ विच्छेदन विधि। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा एक सत्र में से संबंध के लिए परीक्षा के 2 समतुल्य आधे सत्रों की परीक्षा का संचालन करना। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी हमें दिया गया है अंतर निर्धारक विधि। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, स्वतंत्र रूप से परीक्षा के 2 या 2 से अधिक निर्धारक अंक प्राप्त करना। तो फ्रेंड्स, इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके फ्रेंड्स, सो हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, विद्यार्थियों को अकादमिक निष्पादन किससे निर्धारित होता है। तो इसमें आएगा प्रज्ञा और अभिप्रेरणा। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स, इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट है शिक्षक प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन, सेकेंड है सह पाठ्य उत्तरों क्रियाकलाप, और थर्ड है हमारा अकादमिक एवं अनुसंधान योगदान का मूल्यांकन। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है हमको, निम्नलिखित में से कौन सी निर्माणात्मक मूल्यांकन की विशेषता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या दे रहा है, मूल्यांकन शिक्षण के दौरान किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसकी एक्सप्लेनेशन आपको दी गई है। तो पहला क्या दी गई है, बच्चों को लगातार प्रतिपुष्टि के निर्माणात्मक मूल्यांकन अत्यधिक सहायक होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी प्रकार के मूल्यांकन में अधिगमकर्ता की कमियों एवं कठिनाइयों की पहचान पर बल दिया जाता है। सो फ्रेंड्स, हमारा इसका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नैदानिक मूल्यांकन। ओके फ्रेंड्स, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नैदानिक मूल्यांकन में अधिगमकर्ता की कमियों और कठिनाइयों की पहचान पर बल दिया जाता है। नैदानिक मूल्यांकन एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक द्वारा अपने विद्यार्थियों के असंतुलित व्यक्तित्व, कुसमायोजित व्यवहार आदि परिस्थितियों को दूर करने का प्रयास करता है। इसमें संयम और धैर्य की आवश्यकता होती है। जिस तरह चिकित्सक अपने मरीज की बीमारी सुनकर बीमारी के कारणों की जांच करता है ताकि उसका सही उपचार किया जा सके, उसी तरह शिक्षक भी शिक्षार्थी के अध्ययन में रुकावट या मंद गति के कारणों का अध्ययन करता है ताकि वह उसको दूर करके विद्यार्थी की अधिगम क्रिया का विकास कर सके। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूल्यांकन योजना के अवयव क्या है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और सी। ओके फ्रेंड्स, इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, एक्सप्लेनेशन हमें दी गई है, शिक्षण उद्देश्य। सबसे पहले हम इसको देखते हैं, मूल्यांकन प्रक्रिया। मूल्यांकन प्रक्रिया हमारी क्या बोल रही है, पहला है शिक्षण उद्देश्य दिया गया है, शिक्षण उद्देश्य, सेकेंड है व्यवहार परिवर्तन और थर्ड है अधिगम क्रियाएं। ओके, फर्स्ट है उद्देश्य, सेकेंड है संसाधन और फोर्थ है विश्लेषण और थर्ड है विश्लेषण और फोर्थ है अधिगम कार्यक्रम बनाना। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली के उद्देश्य हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, किसी कर्मचारी को उसके सकारात्मक एवं नकारात्मक पक्षों का पता लगाने में उसकी सहायता करना और वांछनीय संज्ञानात्मक आचार के सृजन में सहायता करना और नई भूमिकाओं हेतु प्रेरित व प्रशिक्षित करने के प्रयोजन लोगों की पहचान में सहायता करना। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अगर फ्रेंड्स आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर हो सके तो आप अपने फ्रेंड्स को तक ये वीडियो शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।